गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 9 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल है वो है स्टेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स सिग्नल्स फ्रॉम पुतिन विजिट टू सऊदी यूएई। देखिए, ये जीएस पेपर 2 के अंदर आपका जो आईआर है वहाँ से यहाँ पे हमें समझ में आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री किसके साथ है, इंडिया का पर्सपेक्टिव उसमें क्या है, पूरे के पूरे जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर क्या क्या रिसेंटली हो रहा है। तो उस अपग्रेडेशन के हिसाब से हमें समझना होगा, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है पिछले 2-3 सालों में। और 2022 एक ऐसा साल रहा है जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वॉर। वहाँ पे जो युद्ध है और अभी तक वो युद्ध लगातार चल ही रहा है, 1-1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी वो रुका नहीं है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अब ज़्यादा जो न्यूज़ में है वो है गाज़ा एंड इसराइल। लेकिन खैर अभी बात हो रही है ये दोनों के दोनों, ये चारों के चारों जो कंट्रीज़, इनके आसपास के लोकेशन, इनका ये सब कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इनकी सिग्निफिकेंस एंड इंडिया का रोल। दोनों ही युद्धों के अंदर इंडिया जो है वो थोड़ा न्यूट्रल रहा है। थोड़ा सा इंडिया ने ज़्यादा कोई भी किसी की भी ऐसे एक बढ़ चढ़ कर पोजिशनिंग नहीं ली है, बल्कि वो बीच में रहा है और कहा है कि ये जो एरा है, ये जो अभी आप काल देख रहे हैं, ये युद्धों का यानी कि वॉर का एरा नहीं है। ये रशिया की, इंडिया की तरफ से हमेशा स्टैंड रहा है इंडिया का कि आप लोग डिप्लोमेटिक बातों से सुलझाइए ना, आप ऐसा मत कीजिए लड़ रहे हैं, ऐसा ये टाइम है ही नहीं। सभी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं। चलिए अब आप बात करते हैं कि क्या हुआ है। न्यूज़ में ये बताया गया है कि कैसे रशिया के जो आपके प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो जाकर मिले हैं सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान के साथ। रियाद के अंदर जो सऊदी की कैपिटल है वहाँ पे इनकी मुलाकात हुई है। आफ्टर दिस वॉर, जो मैंने 2022 का आपको युद्ध बताया है, इसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रशिया चाइना को छोड़ के किसी और कंट्री के साथ मिल रहा है। अदरवाइज हम देख रहे थे कि रशिया जो है वो संघाई कॉरपोरेशन में भी लास्ट ईयर गया था, राइट। इंडिया ने वहाँ जाने से रिस्ट्रेन किया था कि जब तक आप हमारा जो यहाँ पे गलवान का जो इशू है, मुद्दा है लद्दाख के अंदर, उसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम नहीं आएंगे। लेकिन रशिया, हम देख रहे थे कि तब उनका युद्ध चल ही रहा था, फिर भी रशिया वहाँ पे जाके संगति लेता है। उसके बाद भी इसी हफ्ते में रशिया जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो चाइना जाते हैं। एंड अभी इसी वीक के अंदर यहाँ पे वो सऊदी अरेबिया भी गए हैं एंड उसके साथ साथ गए हैं यूएई। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस समझ लेते हैं कि रशिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो सऊदी अरेबिया की वो यूएन के जब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, इन सब के बावजूद वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। देखिए, सऊदी अरेबिया एंड रशिया दोनों एक ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा मिलता है। हमें याद रहना चाहिए कि जब ये युद्ध हुआ था और जब सभी देशों ने रशिया से तेल खरीदने से मना कर दिया था, उस समय पे इंडिया ने यहाँ पर रशिया से भारी मात्रा में तेल को ख़रीदा था, क्योंकि एक बैरल जो आपका होता है वो होता है 158.9 समथिंग लीटर। एक बैरल यानी एक, हमेशा आप जब ऑयल को गिनेंगे तो एक बैरल बोला जाएगा कि एक बैरल के अंदर। और ये जो डोमेस्टिक मार्केट में युद्ध से पहले अराउंड 120 रुपये, $120 समथिंग एक बैरल आपका आता था, वो युद्ध के दौरान इंडिया को भारी छूट पे $70 से $80 बैरल के हिसाब से मिल रहा था। तो इंडिया ने मौका नहीं छोड़ा, इंडिया ने बिल्कुल वहाँ से बहुत ज़्यादा तेल खरीदा। और इसी प्रकार से यूएई ने भी यहाँ पे रशिया का जो एक प्रोमिनेंट भाग निभाया। यूएई जो देश है वो आप देख पाएंगे कि कैसे सऊदी अरेबिया के, देखिए अगर हम चलते हैं मैप के ऊपर तो हमें ये बात समझ में आएगी कि यूएई जो है वो रशिया से काफ़ी दूर है। उसके बीच में ईरान आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, इसी तरीके से बहुत आगे जाने के बाद आपको रशिया मिलेगा। लेकिन जहाँ और कंट्रीज़ वहाँ पे उसको परमिशन ही नहीं दे रही थी, वहाँ यूएई ने परमिशन दिया कि आप मेरे पास ट्रेड दे दीजिए, मैं आपका यहाँ से बाहर निकलने देंगे थ्रू जो यूएई का पर्शियन गल्फ है वहाँ से और फिर अरेबियन सी से होते हुए। तो ये सारी परमिशन दी, तो इसी वजह से यूएई कहीं ना कहीं आपके रशिया के साथ अच्छे संबंध रखें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से हम तेल की बात कर रहे थे वो ये बात है कि रशिया एंड सऊदी अरेबिया दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मिल के पूरे ग्लोब का जितना अब हम तेल निकालते हैं वो 1/5 तेल को प्रोड्यूस करती हैं प्लस भेजती हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 1/5 हिस्सा
वो यहाँ पे देती हैं पूरे ग्लोब को। और इसी वजह से शायद रशिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रख पाया है युद्ध के दौरान। देखिए यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को तो बहुत ज़्यादा एड दी गई है। अगर ऑफिशियल डाटा देखें तो यूक्रेन को ऑलमोस्ट $264 मिलियन की एड मिली है यहाँ पे अमेरिका से। अदर और कंट्रीज़ भी हैं, यूएसए ने इनको एड दिए, मतलब बहुत ज़्यादा वेपन दिए। जर्मनी ने यहाँ पे इनको वेपन्स प्रोवाइड किए थे, लेकिन इसी वजह से वो युद्ध में टिक पाए। लेकिन रशिया के ऊपर तो ऐसा कोई एड नहीं रखा गया, ऊपर से उनके साथ ट्रेड इकोनॉमी बिल्कुल बंद कर दी गई थी। तो रशिया अपने आप को स्टेबल कर पाया है बिकॉज ऑफ हिज ऑयल प्रोड्यूशन। अगर ये नहीं होता तो शायद रशिया इस युद्ध को कभी भी ना रख पाता, ना जीत पाता। और अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी रशिया के अंदर होने वाले हैं इलेक्शन। मार्च 13 का एक ऐसा टाइम रखा गया है जिस दिन रशिया के नई पार्लियामेंट या फिर नया जो आपका गवर्नमेंट होगी उसके लिए इलेक्शन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन जब ऐसे जा रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि वो अभी भी रशिया में एक हेड बनने के लायक है, उनका ऐसा मानना है, वो ऐसा दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज पे। नॉट सो डेड आफ्टर ऑल, प्लान टू रिवाइव द लॉन्ग लॉस्ट डोडो। क्या है डोडो? डोडो एक तरीके का आपका एनिमल या हम बोलेंगे कि बर्ड टाइप है जो आज से 200 साल पहले, 200 से 300 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। 17वीं सेंचुरी के अंदर ये ख़त्म हो चुका था, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब ये कहीं पे भी नहीं मिलता है। यूजुअली कहाँ मिलता था? मॉरिशस के अंदर मिलता था। चलिए जी, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपका एनवायरनमेंट का लग रहा है ओके। एक स्पीशीज से एक्सटेंट हो चुकी है, प्रीलिम्स में आ सकता है, न्यूज़ में है, याद रखेंगे। अब इसमें क्या है, अब हमारे लिए आगे क्या इंपॉर्टेंट है? अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। क्यों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपका जो टॉपिक होता है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा बड़ा टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के अंदर ये आपका आ जाता है। क्यों? क्योंकि चलिए अब समझते हैं क्यों आता है। क्योंकि ये जो बर्ड है ये एक्सटिंक्ट हो चुका था और ऐसा माना गया है कि ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन, जब यहाँ पे 1598 के अंदर मॉरिशस के अंदर डच लोग आके बसते हैं और वो लोग यहाँ पर ये फ्लाइटलेस होते हैं, मतलब ये ना उड़ पाते हैं ढंग से, ना लड़ पाते हैं ढंग से। तो इसी वजह से ये जो बर्ड है ना, इस बर्ड के जो एग होते हैं, एग लाइंग मैमल है, तो ये जो एग देते हैं ना, उन एग्स को यूजुअली आपके जो रैट्स वगैरह होते हैं, कैट होती हैं या फिर डॉग्स होते हैं, ये सब इनको खा जाते हैं। एक तो यही इनके लिए नेचुरल थ्रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका कारण बना एक्सटिंक्ट होने का, वो जो ये डच लोग यहाँ पर आए थे 1598 के अंदर, वो लोग इनको हंट करने लगे, शिकार करने लगे और शिकार करके इनको खाने लगे या फिर वट। तो इस वजह से ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन क्योंकि ये मानव सभ्यता के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है, इसी वजह से इनको अब डी एक्सटेंशन का काम करना जा रहा है। कौन कौन मिलके करा? पहली बात तो डी एक्सटेंशन वर्ड ही क्या है? एक्सटेंशन हमें समझ में आता है ख़त्म कर देना, डी होता है कि जो हो गया है ना एक्सटेंशन, उसको फिर से ख़त्म कर दो। मतलब अगर एक्सटेंशन को ख़त्म करेंगे तो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दोबारा से ज़िंदा लाना पड़ेगा। पहले तो ये सब हम लोग सोच नहीं सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रेगुलरली, और जीनोम थेरेपी हमें अच्छे से करनी आती है, जीन एडिटिंग हम लोग करना सीख गए हैं। पहले एक ऐसी शिप थी जिसको सरोगेट करके बिल्कुल सेम टू सेम उसकी कॉपी बना दी गई थी, तो क्लोनिंग हम लोगों ने करनी सीख ली है। तो ये सब अगर हम इतना आगे बढ़ चुके हैं तो तब जाके हमें समझ में आता है कि ठीक है, इसको शायद री इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, फिर से इसका जन्म करवाया जा सकता है। यहाँ पे 2 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। पहला जो इंस्टीट्यूट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका कोलोसल, जो कि टेक्सास बेस्ड है, यूएसए के टेक्सास में ये है। कोलोसल बायोसाइंस के नाम से ये जाना जाता है। सेकेंड जो इंस्टीट्यूट है वो होगा आपका एक एनजीओ जो कि है मॉरिशियन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जो कि मॉरिशिया की खुद है, क्योंकि मॉरिशिया में ही इसको फिर से वापस से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और कहाँ है मॉरिशिया? मॉरिशिया आपका इंडियन ओशन के अंदर ही दिखाई देगा। और
ये हो गया आपका मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। ये दोनों मिलके इस काम को करेंगे। किस प्रकार करेंगे? जीनोम की एडिटिंग के थ्रू। देखो यहाँ पे अब क्योंकि ये तो है नहीं, तो हमारे पास इनका जीन भी नहीं है प्रॉपर तरीके से। और जीन होता क्या है? जब भी आपको जीनोम की एडिटिंग या जीन की या जेनेटिक्स की डीएनए एडिटिंग करनी होती है ना, तब आपको एक डीएनए लेना पड़ता है। सबसे पहले उसका आपके पास पूरा का पूरा डीएनए होना चाहिए। फिर इस डीएनए के अंदर हमें पता है कि हमारे जीन्स होते हैं, राइट। डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो कि पेयर होते हैं, अलग अलग, जो हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एडेनाइन, थेमाइन, ये सब मिलके पेयर बनाते हैं। और ये जो पेयर बनाते हैं, डबल हेलिक्स होता है, 1 हेलिक्स, यहाँ पे ये 1 हेलिक्स है। डीएनए आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स होता है, ये आपका सेकंड हेलिक्स है, यानी सीढ़ी नुमा आप इसको देख पाएंगे। और ये जो आप पेयर यहाँ पे देख पा रहे हैं, जीनोम है, इसको जीन बोलेंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए, सेकंड है आपके जीन। अब इस डीएनए के अंदर एक सेल, पहले मुझे आपको बहुत बारीकी में समझाना होगा। हमें पता है हमारी बॉडी का सबसे छोटा जो भाग है वो एक सेल है, लेकिन उस सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी सेल के अंदर आपका डीएनए है, यहाँ पे आप अपना डीएनए देख पाएंगे इसी सेल के अंदर। इसी सेल के अंदर आपका और भी बहुत सी राइबोसोम्स वगैरह है जो कि प्रोटीन होते हैं। डीएनए यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजता है आपके आरएनए को, फिर वो कहते हैं कि जाके बॉडी के जो आपके अदर पार्ट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन दो, कौन सा प्रोटीन अभी बॉडी में चाहिएगा। कभी भी डीएनए बाहर नहीं आता है सेल से, तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके जीन है ये, और ये जो सेल के अंदर जीन है, यहाँ पे आपकी सेल है, यहाँ पे आपकी एक और वॉल होगी। ये जो आप इस सेल के अंदर जीन देख पा रहे हैं ना, डीएनए के अंदर, इस जीन के अंदर होती हैं आपकी इंफॉर्मेशन कि क्या क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे होंगी। देखिए हम जितने भी इंसान हैं ना, अगर हमारे डीएनए की स्टडी, पहली बात तो की गई है, इंसानों के डीएनए की स्टडी की गई है, बहुत लार्ज नंबर लिया गया था, यूएस बेस्ड एक वो है, उन्होंने लगातार 7 साल तक एक एक सेल के अंदर जो जीनोम है उनकी स्टडी की। 2015 के अंदर ये ह्यूमन जीनोम स्टडी जो प्रोजेक्ट चल रहा था, इसका नाम ही ये है, इसको ख़त्म किया गया यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट द्वारा। और उसके बाद ये बात पता लगती है कि इंसान के एक सेल के अंदर जो आपका डीएनए होता है, उस डीएनए के अंदर 36,000 आपके जीन होते हैं, ठीक है। और ये जो जीन है 36,000, ये जीन हर इंसान के साथ जब इनको कंपेयर करके मिलाया गया तो हमें पता चलता है कि 99.9% हर इंसान का डीएनए आपस में मिलता है। हम जो इतने डिफरेंसेस के साथ जीते हैं ना, कि वो अलग है, हम अलग है, ये है, वो है, कास्ट है, रिलीजन है, बहुत सारी चीज़ें, रीजनलिज्म है, ये सब जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम एक स्पीशीज़ है और हम सभी का डीएनए, हमारा जो मूलभूत चीज़ है जो हमें एक इंसान बनाती है, वो 99.9% मिलता है। अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में सेल कितने हैं, अगर सेल्स की बात हो तो हमें, क्योंकि हर डीएनए के सेल के अंदर एक डीएनए है, हर डीएनए के अंदर 36,000 जीन है, हर जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है, आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, आपके बाल घुंघराले होंगे या सीधे होंगे, आपकी स्किन का कलर क्या होगा, आपकी नाक का साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके जीन्स के अंदर होंगी। आपको कौन सी बीमारी होने वाली है आगे फ्यूचर में 10 साल बाद, वो भी इंफॉर्मेशन आपकी जीन के अंदर होती है, हर इंफॉर्मेशन आपकी जीन के अंदर होती है। अब जब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है बाय चांस, अब हमने एक ऐप के अंदर अपना निकाल लिया लैब के अंदर, अब हम उसको पढ़ रहे हैं, हमें एक एक पेयर को समझना पड़ेगा। यहाँ पे एंडेमाइन एंड थियामाइन मिले हुए हैं मान लीजिए। अब ये एक जीन का पेयर बना हुआ है, इस पेयर में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यूजुअली कॉपी पेस्ट होंगी। तो ये जो एक सेल की 36,000 जो एक सेल के अंदर है ना, क्योंकि हमें पता है कि सेल अपने आप को रेप्लिकेट करता है, हमारी बॉडी के हर सेल क्या होंगे, रेप्लिकेटेड सेल होंगे, यानी वो एक बार जन्म देते हैं और 120 दिन के अंदर उनकी डेथ भी हो जाती है। हमारा हर सेल जीवन लेता है, जीता है, मर जाता है, फिर नए सेल बनते हैं। और यही एक कारण है, शायद इसी वजह से माना जाता है कि एक इंसान 7 साल के अंदर बिल्कुल नया बन चुका होता है, बिल्कुल दोबारा से उसका हर बॉडी का एक एक चीज़ बदल चुकी होती है इन 7 ईयर्स। खैर यहाँ पे डेज लिख दिया है मैंने, 7 ईयर्स।
तो अब हम समझ चुके हैं कि सेल जो होता है वो एक दूसरे को रेप्लिकेट करता है, कि वो अपनी कॉपी बनाता है। तो पूरी बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल हैं, हम मान ही नहीं सकते, उनकी गणना किया जाना अभी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जब हमने ह्यूमन के जीनोम की गणना किया था ना, तभी भी हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत एक हैवी प्रोजेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। और अगर आप सिर्फ सेल्स का करने लगेंगे जो कि बिलियंस में है, तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, जो कि इसको 7 साल लग गए हैं। तो उसको सोचिए कितना टाइम लगेगा, अभी तक हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि हर सेल एक दूसरे सेल को रेप्लिकेट करता है, उसकी कॉपी होता है। तो उसके जीनोम की संख्या भी हर सेल के अंदर 36,000 ही मानी जाएंगी, और वो सेम टू सेम होगी। जो आपके एक सेल के अंदर है वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेम टू सेम होगी। हाँ, जब कुछ सेल अपनी जिनको सुसाइड सेल्स भी बोला जाता है, बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं। कुछ सोमेटिक सेल्स होते हैं जिनको बॉडी सेल बोला जाता है, कुछ आपके अदर सेल्स होते हैं जो किसी भी जगह पे यूज़ किए जाते हैं, उनको स्टीम सेल बोला जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है बॉडी के अंदर। खैर, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए, इतना समझ गए हैं, अब आप इस आर्टिकल को समझ पाएंगे, अदरवाइज ये आर्टिकल समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। अब हमें स्टीम सेल समझ में आ गया, सेल समझ में आ गया। अब ये प्रोजेक्ट क्या है। अब अगर मान लीजिए हमारा डीएनए है, ठीक है, ये हमारा डीएनए है, राइट, दिस इज। अब इसके अंदर बहुत सारे पेयर थे, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे है, यहाँ पे 36,000 पेयर हैं। इनके अंदर अलग अलग रिटर्न इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जो ये समझते हैं और उसी हिसाब से हमारी बॉडी पे दिखा देते हैं। हमारा कलर, आँखें से लेके हर चीज़, नाखून से लेके बाल से लेके हमारी हर जो बॉडी के ऊपर चीज़ है वो इन्हीं के वजह से डिसाइड होती हैं। अब रिसर्चर्स को मान लीजिए इसको चेंज करना है, मैं कोई और कलर यूज़ करती हूँ, पिंक यूज़ कर चुके हैं, सो लेट्स यूज़ रेड। अब हमें पता चल गया है कि कोई एक ऐसी स्पीशी है जो कि डोडो, यहाँ पे डोडो, लास्ट जो डोडो था 1626 के अंदर दिखाया गया था। ऐसे ही डोडो से यहाँ पे मिलती जुलती 2 स्पीशीज़ है जिनका बहुत ज़्यादा, जैसे ह्यूमंस का हम देख पाएंगे कि हमारा जो जीनोम या जीन है, डीएनए, वो 99% हम हर ह्यूमन का आपस में 99.9% मिलता है। लेकिन हमारे जो अदर स्पीशीज़ हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे जो भालू होता है बेसिकली, या और जो होंगे चिंपैंजी, उनके साथ में 99% मिलता है। तो 0.9% हर इंसान का मिलता है, उनके साथ में हमारा 99% डीएनए मिलता है। इसी तरीके से डोडो का डीएनए भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा मिलता होगा। तो ऐसे ही 2 यहाँ पे देखे गए हैं। एक तो है आपका निकोबार पिजन, उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा डीएनए यहाँ पे मैचिंग में मिला है। और दूसरा जो आपका है वो है रोडरी ग्यूज सोलिएटर, ये काफ़ी क्लोजेस्ट है, जो अभी तक एक्सटेंट नहीं हुआ है। ठीक है, और अब ये क्या करेंगे कि इन दोनों के जीनोम को बाहर निकालेंगे, यानी डीएनए को बाहर निकालेंगे, या ब्लड से बाहर निकल ही जाएगा क्योंकि ब्लड के अंदर सेल होते हैं। अब इन सेल्स में से ये स्टडी करेंगे उसकी प्रॉपर तरीके से, और ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ है जो डोडो को डोडो बनाती थी, राइट, क्योंकि ये इतने ज़्यादा आपस में मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंट है जो उसको बना रही है। अभी तक इनको डिफरेंट नहीं पता चला, लेकिन मान लीजिए कि इनको पता चल गया कि ये जो पेयर है ना, ये है आपका, ये डीएनए हम मान के चलते हैं निकोबार पिजन का, ठीक है, निकोबार पिजन का है। अब इन्होंने देखा कि और तो सब कुछ यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन 2 पेयर ऐसे हैं जो डोडो का थोड़ा सा अलग थे, उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग दी गई थी। अब ये जीन एडिटिंग करेंगे। जीन एडिटिंग कैसे होगा, ये इन 2 पेयर को यहाँ से इरेज कर देंगे, इसके साथ ये भी इरेज हो गया आपका। खैर, इन 2 जो ये है ना आपके पेयर, इनको यहाँ से हटा के अब ये इनकी जगह जो इनको डालनी होगी इन्फॉर्मेशन, उसको डाल देंगे। और अब ये जो नई इन्फॉर्मेशन डाली गई है, पहले यहाँ पे पिंक और आप ब्लू का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, अब आप यहाँ पे देख रहे, ये पहले पिंक ही था, अब यहाँ पे ब्लू है, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू। अब इन्होंने ये जो नया पेयर बनाया है, अब क्योंकि उसके अंदर की सेल अलग हो चुके हैं, तो अब डोडो तो है नहीं, हमने उसका डीएनए तैयार कर लिया है, ऐसा रिसर्चर्स कर रहे हैं। डीएनए तैयार हो गया, तो अब इसको आगे उसमें जिंदा कैसे करें। अब आगे जिंदा करने के लिए उनको चाहिएगा एक सरोगेट, और यहाँ पर क्योंकि डोडो नहीं है, जो दुनिया की सबसे पहले ऐसे क्लोनिंग की सरोगेट बनी थी ना, वो थी आपकी शिप, लीना दी शिप। तो शिप के अंदर क्लोनिंग की गई थी। एक शिप का यहाँ पे डीएनए लिया गया था, उस शिप का जो दूसरी है उसको मदर, ये तो आपकी बायोलॉजिकल मदर शिप हो गई है। यहाँ पे जो दूसरी शिप थी वो थी आपकी सरोगेट शिप, ये भी एक शिप है,
ठीक है, यहाँ पे एक शिप और थी ये। अब इसने अपने पेट में उसको रखा और दोबारा से जन्म दिया। अब ये शिप, ये मदर शिप और ये जो डॉटर शिप है, ये बिल्कुल सेम टू सेम पैदा होंगे, राइट, क्योंकि उसकी क्लोनिंग की गई है, सेम डीएनए लेके दूसरे के पेट में रखे और यहाँ पे एक और नई शिप निकल के आएगी। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो ये हो गया सरोगेशन, क्योंकि शिप का शिप से ही सरोगेट किया गया। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास डोडो नहीं है, और क्योंकि डोडो ये चीज़ जो है करने के लिए फीमेल ही चाहिए सरोगेट रखने के लिए, तो यहाँ पर एग या जो आपका हम बोलते हैं कि आपका ओवरी बनाई जाएंगी, उसके अंदर इसका पूरा का पूरा जीन डाला जाएगा उसको कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे एक चिकन को लिया गया है, यानी हैन या मुर्गा जिसे बोला जाता है, उसको यहाँ पे लिया जाएगा, उसके अंदर इस डीएनए को डाला जाएगा। और ये जो डीएनए बाहर निकल कर आएगा, बाद में जो बच्चा आएगा वो ना कि चिकन होगा, रेदर डोडो के रूप में जन्म लेगा, जो कि डोडो ये था। अब खैर ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आई होप आप लोगों को समझ बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि इसके साथ साथ हमने पूरा जीन एडिटिंग किया है, बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट्स को भी हमने समझ लिया है। ये न्यूज़ अब याद रहेगी, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही थी मुझे ये। सो मैं थोड़ा डिटेल में चलेगी। आगे का न्यूज़पेपर हमारा थोड़ा स्लो, मतलब फास्ट होने वाला है, क्योंकि आगे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाने वाली न्यूज़ नहीं है। सो साथ में बने रहिए। और अब हम देखते हैं कि क्या ये अच्छी बात है, क्या ऐसा हो सकता है, इज़ इट गुड टू डू। तो कुछ का मानना है कि देखिए, अभी अगर वो इंट्रोड्यूस हो भी जाते हैं मॉरिशस में, तो मॉरिशस का जो है एनवायरनमेंट वो चेंज हो चुका है, राइट। तो वो शायद सर्वाइवल रेट उनका अभी समझना पड़ेगा कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन अदर वो है, उनका कहना है क्योंकि ह्यूमंस का प्रोमिनेंट रोल रहा है इनको एक्सटेंड करने के लिए, इनको मिटाने के लिए धरती से, तो अगर हम इनको इंट्रोड्यूस कर पाए, वापस से इनका जन्म करवा देते हैं, तो शायद ये जो मॉरिशस का एनवायरनमेंट भी खत्म हुआ, इकोसिस्टम जो अभी वहाँ पे अलग हो गया है, और जो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए अब वो रहने लायक नहीं हो रहा है। बहुत सी अलग स्पीशीज़ जैसे निकोबार जो ये पिजन्स वगैरह, इनको भी खतरा बना हुआ है कि ये भी यहाँ से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे ये एक अच्छा उपाय हो सकता है, एज अ सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है, और इकोसिस्टम को फिर से पहले जैसा बना सकता है। तो ये सारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है। ऑल्दो मेंस के लिए आई डोंट थिंक्स कि ये देंगे, लेकिन और क्वेश्चन आ भी सकता है कि पर वो बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, डोडो का रेफरेंस ना देते हुए। सो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 2 के अंदर हमें पता है हमें मेनली क्या पढ़ना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। सेकंड हमें पढ़ना होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन पीपल्स एक्ट। उसके अलावा हमें पढ़ना होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ छोटी मोटी, आईआर। इसके अलावा पढ़ना होता है सोशल जस्टिस। इसके अलावा पढ़ना होता है स्कीम्स वगैरह। और यहाँ पे जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी देखा जाए तो कमिटीज़ आपकी होती हैं, पार्लियामेंट है, टॉपिक्स यहाँ पे और सब्जेक्ट हम लगा लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके अंदर पार्लियामेंट एक टॉपिक है, उसका सब टॉपिक है कमिटी। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट हमारा होता है लोकसभा जो कि है कॉमन हाउस, उसके ऊपर है एल्डर्स का हाउस यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, इन तीन चीज़ों को इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट के बाद कि पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है काम करने के लिए, तो इसीलिए मिनिस्टर्स तो आपके बना लेते हैं काउंसिल, राइट। मिनिस्टर क्या होते हैं, काउंसिल बना लेते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, हमें पता है। उसी के अंदर एक छोटा जो होता है वो कैबिनेट का होता है, जिसके अंदर काफ़ी कम लोग होते हैं, 15 से 20 लोग होंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपके 80 से 90 लोग हो सकते हैं, यानी 10% ऑफ द क्यूरम रहना चाहिए, 15% ऑफ द क्यूरम। तो अभी हम देखते हैं कि ये कमिटीज़ क्या है। यहाँ पे 2 कमिटीज़ की बात हुई है। महुआ जो मोइत्रा महुआ, उनके ऊपर ये केस हो रहा था, लेकिन हमें थोड़ा स्टैटिक समझ लेना चाहिए उससे पहले कि पार्लियामेंट के अंदर अलग अलग कमेटी होती हैं। जैसे कमेटी ऑफ पब्लिक अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, मेंस में 3 से 4 बार इस पर सवाल आ चुका है कि क्या है इससे अलग, जबकि 2021 में भी इसके मेंस के अंदर यहाँ पे सवाल आया था। उसके ऊपर आपकी और कभी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है। देखिए कमेटी 2 प्रकार की होती है। पहली जो कमेटी आपकी होती है, कुछ होती है स्टैंडिंग कमेटी। ये जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी है ना, परमानेंट कमेटी बनाई गई है कि आप परमानेंटली काम करते ही रहोगे। सेकंड जो होती है वो होती है आपकी एड हॉक कमेटी, कि टेम्परेरी है, कि ज़रूरत पड़ी तो बना लिया, अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है, काम पूरा हो गया है, तो अब चलिए ठीक है आप नहीं रहेंगे। अब इन कमिटीज़ के मेंबर कौन होंगे, इन कमिटीज़ के मेंबर होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरे और इनके कोई भी मतलब कोई भी मिनिस्टर आपका जो होगा वो यहाँ पे इन कमिटीज़ का मेंबर नहीं हो सकता। 1-2 कमिटीज़ है, जैसे पब्लिक अफेयर में उसका हेड ही आपका
एक दो कमेटीज़ का प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, या फिर जब कोई वाइस चेयरमैन, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं और वो चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के ऑफिशियली, मतलब जो भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे अब हमारे वाइस प्रेसिडेंट है धांकड़ जी, तो वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। और जब भी किसी अलग अलग इनकी कमेटी होती है, कुछ जॉइंट कमेटी भी होती हैं जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस की होंगी, जब भी राज्यसभा की या किसी भी कमेटी का हेड उसमें रखा जाएगा, आपका उसका एक मेंबर बनाया जाएगा आपके वाइस प्रेसिडेंट को या फिर उनके चेयरमैन को, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ के प्रेसिडेंट या चेयरमैन बन जाएंगे कमेटी के। यही सेम चीज़ होती है प्रेसिडेंट के साथ, यही लोकसभा में सेम चीज़ देखी जाती है स्पीकर के साथ। स्पीकर ऑल दो होते ही नहीं है बहुत ज़्यादा पार्ट में। तो अब यहाँ पे एक कमेटी, अब दो कमेटी हैं जो कि इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो कि पहली कमेटी है आपकी कमेटी ऑफ इथिक्स, ठीक है, कमेटी ऑफ इथिक्स। ये राज्यसभा में बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन 1994 में समथिंग बन चुकी थी, लेकिन लोकसभा में ये बहुत लेट बनी, ये बनती है 2005 के अंदर। सेकंड कमेटी जो हमेशा से ही बनी हुई थी वो है आपकी कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, क्योंकि ये जो कमेटी है इसका हम पाएंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाता है कि जो भी आपकी कमेटी होंगी वो कमिटीज़ बनेंगी जो बेसिकली आपके प्रिविलेजेस के बारे में बताएंगी। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 बताया गया है। जो आर्टिकल 122 है वो आपका बताता है कि जो एमपी होंगे या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनके खुद के कुछ प्रिविलेजेस होंगे, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे। जैसे हम एक प्रिविलेजेस लेते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम केसेस। अब ये क्या है कि उनको ये इम्यूनिटी है कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस सेशन के अंदर पहले 40 दिन और सेशन ख़त्म होने के 40 दिन तक नहीं लगाया जा सकता। लग सकता है तो उनका अरेस्ट नहीं हो सकता। आपको किसी भी मेंबर को अरेस्ट करना है तो आपको स्पीकर या पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा सबसे पहले। इसके अलावा वो जो भी हाउस में बोलते हैं, कुछ भी उन्होंने बोला, वो उनके खिलाफ बाहर बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है। उनको कोई भी वहाँ पे आके नहीं बोल सकता, उनके प्रोसीडिंग के अंदर जुडिशरी तक रोल नहीं अपना लेके आ सकता है। तो ये कुछ इम्यूनिटीज़ है, उनको घर मिलता है, प्रिविलेजेस, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही कुछ प्रिविलेजेस के ऊपर जब कोई इंसान, कोई एमपी उन प्रिविलेजेस का खुद इस्तेमाल ना करके गलत इस्तेमाल करता है तो उनके ऊपर बैठाई गई है कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, जिसका काम होता है सिर्फ ये देखने का कि जो भी एमपी है उसने कोई मिसकंडक्ट तो नहीं कर दिया है, गलत तरीके से कोई काम तो नहीं कर दिया। अगर कर दिया है तो अब उसको क्या माना जाएगा, उसको माना जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, की उसने हाउस को कंटेम्प्ट किया, उसकी बेइज्जती किया, उसकी बातों का उसने ध्यान नहीं रखा है, जो रूल्स होते हैं आपके लोकसभा के, राज्यसभा के। और इसके बाद क्योंकि कमेटी खुद में क्वाजी जुडिशियल नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी रिकमेंडेटरी होती है कि ये काम कर लीजिए। बहुत सारी कमेटी है, सरकारिया कमेटी कमीशन बनता है, या फिर और जो ऐसी ऐसी कमेटी हम देखते हैं कि बनी थी, तो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। उनको बनाया जाता है, हेड होते हैं 2 या 3 मेंबर, 5 मेंबर, 7 मेंबर्स, इतनी कमेटी बन सकती है। उसके बाद वो रिकमेंडेशन देंगे जो भी उनको समझ में आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो भी एक रिकमेंडेटरी है कि मानना है तो मानो, नहीं तो हमने जो बोला है उसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, राइट। तो उन्होंने 122 पेजेस की यहाँ पर आपकी रिपोर्ट निकाली है, और उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया कि महुआ मुत्रा जो है, महुआ मोहित्रा, उन्होंने कैश फॉर क्योरी का केस में वो डिफॉल्टर पाई गई हैं। कैश फॉर क्योरी केस क्या है कि उन्होंने पैसा लिया है पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए, और यहाँ पर उन पर इल्ज़ाम लगा है कि ये सवाल जो पूछ रही है इनके वजह से उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी को भी ब्रीच किया है इंडिया की। क्यों और कैसे पता चला है, ये जो आपकी बेसिकली यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि महुआ मुत्रा दुबई के अंदर जाती थी, यूएई के अंदर 4 बार उन्होंने मीटिंग की है। सिर्फ वो 4 बार गई है, लेकिन उनका जो लॉगिन है, जो पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो बना हुआ था, लोकसभा की ये मेंबर है कांग्रेस से, वो यहाँ पर उनके जो काउंटर थे, उनके जो पार्टनर है, एक बिजनेसमैन है हीरा धांधवानी नाम से, हीरालाल, तो वो वहाँ पर देख पाते हैं कि कैसे 15 बार वहाँ से लॉगिन किया गया है और सवाल इनपुट किए गए हैं, सवाल डाले गए हैं पार्लियामेंट की वेबसाइट के ऊपर, वो सवाल पूछे गए। तो ये कह रहे हैं कि ये गौतम अडानी जो है उनके खिलाफ यहाँ पर सवाल कुछ ऐसे पूछे जा रहे थे, या फिर इस तरीके से देख सकते हैं कि अपने कमर्शियल
जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर ध्यान में सिर्फ रखा गया और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसको ध्यान में नहीं रखा गया, जो कि गलत हो सकता है या भेदभावपूर्ण हो सकता है। किसी एक इंसान को पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है। तो आर्टिकल 14 से लेके जो आपके आर्टिकल 18 तक है, इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको बिल्कुल यहाँ पर तोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें कौन बड़ा भाग निभा रही है, यहाँ पे ये एमपी जो है ये गिल्टी पाई गई है अकॉर्डिंग टू आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार। हालांकि ये अभी भी अपने आप को गिल्टी नहीं मान रही हैं, लेकिन खैर अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या ऐसे आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 105 है आपका संविधान का, जो फिर से यहाँ पर एमपीज़ के प्रिविलेजेस की बात करता है, ठीक है, कि एमपीज़ को क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। इस आर्टिकल की अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे आर्टिकल कहता है कि वो प्रिविलेजेस ही प्रिविलेज तोड़े माने जाएंगे जो प्रिविलेजेस अभी जिनके ऊपर रूल्स बन चुके थे। जैसे अगर हम बात करें तो किसी के साथ अपनी आईडी को शेयर करना या उसका पासवर्ड शेयर करना अभी तक रूल ब्रेकिंग के अंदर नहीं लिखा गया था पार्लियामेंट के अंदर, ऑलराइट। लेकिन ये जरूर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना गया है कि कोई आपकी जगह से पैसे लेके सवाल पूछे या आप किसी के लिए कैश लेके कोई क्योरी पूछ रहे हो पार्लियामेंट के अंदर। हमें पता है पार्लियामेंट के अंदर सेशंस होते हैं, जैसे अभी 3 दिसंबर से यहाँ पे विंटर सेशन शुरू हो चुका है, उसी तरीके से 3 सेशन होते हैं BMW के नाम से। B से आपका होता है बजट सेशन, M से फिर आपका होगा मानसून सेशन एंड देन आपका होता है लास्ट में विंटर सेशन। तो इस सेशन के अंदर अलग अलग मीटिंग सेशन के अंदर मीटिंग होती है और अलग अलग मीटिंग्स के अंदर सीटिंग्स होती हैं, ऑलराइट। और एक दिन में 2 सीटिंग हो जाती हैं, कभी कभी लंच होता है। पहले जो सीटिंग होती है वो होती है आपकी 11 से लेके 1 बजे तक, 1 से लेके 2 बजे तक आपका होता है लंच और 2 से लेके 5 बजे तक होती है आपकी सेकेंड सीटिंग, राइट। और ये जो सीटिंग है 11 से लेके 12 तक और 2 से लेके 3 तक का, ये ऐसा टाइम है जिसको माना जाता है क्वेश्चन आवर। यानी ये ऐसा एक टाइम है जिसमें अलग अलग एमपी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेंगे किसी भी स्कीम के रिलेटेड, किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। और ये जो होती है यहाँ का इस पर गलत इस्तेमाल किया गया है मोइत्रा के द्वारा। एंड इनको अभी देखिए अब हमें समझ में आ गया कि कमेटी तो इनको एक्सपेल नहीं कर सकती, वो तो इनको बाहर नहीं निकाल सकती। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने इस रिपोर्ट को पढ़ा, सभी मिनिस्टर्स ने मेजॉरिटी के साथ इस को अडॉप्ट कर लिया। वोटिंग हुई, वोटिंग में उनको गिल्टी मान के मिनिस्टर्स ने वोट किया और इनको एक्सेप्ट किया और अब इनको लोकसभा से निकाल दिया गया है। इनकी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी फ्राइडे को इनको निकाल दिया गया है, उसको भी वैकेंट घोषित कर दिया है पार्लियामेंट के। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आप देख पाएंगे कि इनकी जो एज अ मेंबर एमपी थी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, इससे भी यहाँ पर मना कर दिया गया है कि ये एमपी नहीं है, उस लिस्ट से इनका नाम हटा दिया गया है। तो ये अभी तक का पूरा मुद्दा था इस आर्टिकल के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ गूगल डीप माइंड AI ब्रेक थ्रू कुड रेवोल्यूशनाइज चिप्स बैटरी डेवलपमेंट। देखिए कुछ समय पहले हमें एक आर्टिकल समझ में आया था, ये क्या है, अब ये भी GS पेपर आपका 3 के अंदर ही होगा, साइंस एंड टेक के अंदर हम इसको समझ पाएंगे। रेयर मटेरियल्स की बात हो रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ ह्यूमन अभी कितना एडवांसमेंट कर पा रहे हैं, या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो न्यू आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है वो आके यहाँ पे अपनी भूमिका निभा रही है। उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डीप फेक और ये जो है, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद भी यहाँ पे क्या क्या और आपके डेवलपमेंट किए जा सकते हैं और कैसे इन चैलेंजेस को ख़त्म किया जा सकता है, रोका जा सकता है, क्या क्या रेगुलेशंस लाई जा सकती हैं। खैर अब हम समझते हैं कि गूगल का एक डिपार्टमेंट है, गूगल एक बड़ी कंपनी है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है जो कि जाना जाता है डीप माइंड के नाम से। वो AI के ऊपर काम करते हैं। ये जो डीप माइंड है ना, इन्होंने AI के साथ मिलके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलके एक प्रोग्राम बनाया, जो कि प्रोग्राम आपका जाना जाएगा ये ग्राफ नेटवर्क फॉर मटेरियल एक्सप्लोरेशन, जीनोम के नाम से हम इसको समझ पाएंगे, ठीक है, ग्राफ नेटवर्क फॉर ऑफ मटेरियल एक्सप्लोरेशन। अब ये क्या कह रहा है कि देखिए बहुत सारे ऐसे ये इनपुट करेंगे, एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, उसके अंदर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी। अब ये जो आर्टिफिशियल कंप्यूटर होगा, ये जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, ये इसको एज अ ग्राफ के तरीके से उसको प्रेजेंट करेगा और ग्राफ बना के बताएगा कि इससे कितने अलग अलग क्रिस्टल्स बन सकते हैं। क्रिस्टल्स को आप समझ पाएंगे जब हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक के अंदर। तो जिसको भी नैनो टेक्नोलॉजी समझ में आती है वो यहाँ पे समझ पाएंगे कि बहुत छोटे लेवल पे जाके कितना काम किया जा सकता है एक मटेरियल के साथ।
फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट के साथ जो आप पेंसिल के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कार्बन होती है और उसके साथ 3 बॉन्ड बने होते हैं कार्बन के, ठीक है। अब ये 4th बॉन्ड नहीं होता, ये इस तरीके से बना है, फिर से यहाँ पे कार्बन जुड़ेगी, ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, फिर से कार्बन यहाँ पे और यहाँ पे है, फिर से कार्बन, तो ये इस तरीके से पेड़ बनाता है। और जो आपकी पेंसिल्स होती है ना, बस यहाँ पे यही फ़र्क होता है इसके अंदर, आपके ग्रेफाइट के अंदर और जो आपका पल्स होते हैं या फिर जो आपका डायमंड होता है उसमें 4 बॉन्ड बनते हैं कार्बन के साथ, और यहाँ पे 4 ना बन के 3 बॉन्ड बनते हैं, एक वैकेंट रह जाता है। और जो पेंसिल में आप लिखने के लिए यूज़ करते हो वो होता है ग्रेफाइट। लेकिन जब हम इसको नैनो टेक्नोलॉजी पे जाके यूज़ करने लग जाते हैं ना, कि बहुत छोटे से छोटे, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो आपका सेल होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब एटम के भी नीचे वो जाता है। पर सबसे ऊपर क्या होगा, आपका मेजर ये होंगे स्केल वगैरह, उसके बाद आपके माइक्रो स्केल आएंगे, उसके बाद आपके सेलुलर सेल आएंगे, उसके बाद आपके मोलिक्यूलर सेल आएंगे। मोलिक्यूल से एक सेल से बन के अलग अलग मोलिक्यूल बन जाते हैं ना, 2-4 सेल जब साथ में मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मोलिक्यूल बन जाते हैं। और जब वो अलग अलग होते हैं तो वो क्या रहते हैं, सेल होते हैं। फिर आपके एटॉमिक स्केल आएगा और सबसे भी नीचे जाके आएगा आपका नैनो स्केल, बहुत छोटे लेवल पे जब आप उसको काटेंगे। इसी तरीके से इस जो ग्रेफाइट जिसका हम यूज़ करते हैं आपके पेंसिल के अंदर, उसी ग्रेफाइट को अगर हम नैनो स्केल के ऊपर लेके जाए तो ये बनेगा ग्रेफाइन। और ये ग्रेफाइन इतना ज़्यादा मजबूत है, ये एक ऐसे शीट की तरह आप देखेंगे, बहुत पतला होता है, इतना मजबूत है कि ये बिल्कुल रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा जब इसको कमर्शियली मार्केट के अंदर उतारा जाएगा। हालांकि इसका इस्तेमाल अभी कमर्शियली किया जा रहा है, जैसे आप कुछ योनेक्स के आपको दिखाई देंगे जो बैडमिंटन रैकेट्स होते हैं वो आजकल ग्रेफाइन से बने हुए आते हैं बैडमिंटन के, और वो इतने मजबूत होते हैं कि वो टूटते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से टूट पाते हैं, इतना मजबूत। जब आप इसको नैनो टेक्नोलॉजी पे ग्रेफाइन बना के एक साथ जोड़ोगे ना तो ये बहुत मजबूत हो जाता है। उसके अलावा सिल्वर का हमें आज तक पता है कि सिल्वर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका अच्छा कंडक्टर है, लेकिन ये सिल्वर से भी 10 गुना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के साथ अच्छा कंडक्टर बन सकता है। इस लेवल पर जाके नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है। इसी को कपड़ों के अंदर जाना जाता है। जब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किसी क्लॉथ के अंदर देखेंगे आप तो देख पाएंगे कि कैसे कुछ क्लॉथ ऐसे बने हुए हैं जो सेल्फ क्लीनिंग है, कि आप उनको धूप में डाल दीजिए, धोइए मत, कुछ मत कीजिए, जो भी उस पर लगा होगा वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा, या आप वाटर के अंदर वो भीगेंगे नहीं। ये क्या है, अलग अलग मिनरल्स को बहुत छोटे लेवल पे ले जाके उसको क्लॉथ के साथ मिला दिया गया है। आप कपड़ों में देख सकते हैं कुछ फायर रेसिस्टेंट होते हैं कि आप उन कपड़ों को लेके आग में चले जाइए लेकिन फायर को वो पकड़ेंगे ही नहीं। अब क्या आपके ऊपर उसको बार बार कुछ केमिकल लगाना पड़ेगा? नहीं, उसके अंदर मिनरल्स को इतना छोटे लेवल पे जाके आपको नैनो लेवल पे जाके निकालना पड़ेगा और उसकी फॉर्म आपको चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके ये काम करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे ही कुछ मिनरल्स को लगभग 3 लाख ऐसे मिनरल्स का इन्होंने ग्राफ बना के दिया है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही छोटे लेवल पर। अगर आप ह्यूमन होते हुए इस चीज़ को करने लगेंगे तो 3 लाख का ग्राफ बनाते समय शायद एक इंसान पूरे जीवन काल में इसको नहीं बना पाएगा। इतने छोटे लेवल पे जाके समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे एक ग्राफ बन चुके हैं और अब यही कह रहे हैं कि किस तरीके से ये एक रेवोल्यूशनरी काम करने वाला है। इतने सारे यहाँ पर जब आपको मिनरल्स दिखाए गए हैं कि वो छोटे लेवल पे इस तरीके से काम करेंगे, और ये प्रोजेक्ट की हालांकि अभी पता नहीं है कि टेस्टिंग की बात पे ये पूरा का पूरा खरा उतर पाएगा। जो क्रिस्टल्स बनाएंगे वो बनाएंगे तो उस तरीके से काम कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास अभी एक डाटा है जिससे अलग अलग रिसर्च की जा सकती है। तो ये था। नेक्स्ट हम चलते हैं मोस्ट टेनेसियस विच हंट ऑफ अ वुमन एमपी। तो क्या कह रहे हैं कि बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मेजर लेवल पे एक वुमन के द्वारा, एमपी के द्वारा ऐसा कुछ केस देखने को मिला है। रिपोर्ट के बारे में मैं आपको ऊपर सब कुछ बता चुकी हूँ कि कैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो कमिटी ऑफ इथिक्स होती है लोकसभा के अंदर, और फिर वो बताते हैं कि रिपोर्ट का जो सेक्शन 66 है वो जो सेक्शन 66 बनाया गया है कुछ रूल्स एंड रिकमेंडेशन के हिसाब से, और उसी के अकॉर्डिंग ये जो सज़ा दी जा रही है वो दी जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर, जहाँ पे ये माना जाता है अगर कोई भी
कोई भी इंसान, देखिए कमेटी के रूल्स में ये नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे कौन सा रूल लिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, अभी इसको अमेंडमेंट एक्ट भी आया है 2022 के अंदर इसका, उसको यहाँ पे नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसको लेके बोल रहे हैं कि इसमें ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर कोई अपने यूज़र आईडी को शेयर करता है तो उसको 3 साल की यहाँ पर जेल की जा सकती है और इसके अलावा 5 लाख का फाइन, या दोनों ही एक साथ मिल सकते हैं। हालांकि अब आगे इस केस में क्या रहता है, लीगल बैटल तो उनको लड़नी ही पड़ेगी, केस कोर्ट वगैरह में जाएगा या अभी उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, वो हम आगे समझेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कंटिन्यूइंग पॉज, आरबीआई स्प्रिंग्स नो सरप्राइज, वी एक्सपेक्ट रेट कट्स ओनली इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। देखिए यहाँ पे हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कारण है। आरबीआई जो है वो कोई भी अपने रेपो रेट को भी कम नहीं कर रही है, आप और उसका जो स्टांस है उसको भी चेंज नहीं कर रही, वो भी उन्होंने अकोमोडेटिव रख दिया है कि जो स्टैंड्स है वही रहेगा, ना हम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे ना हम उसको ढीला छोड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इसका कारण क्या है? पहला जो कारण है, हम बहुत बार इस आर्टिकल को समझ चुके हैं कि पहला जो कारण है वो रीज़न है आपका फूड की इंस्टेबिलिटी। फूड के जो प्राइस है ना उसके अंदर अभी भी इंस्टेबिलिटी है और वो आगे भी 2024 का जो पहला क्वार्टर होगा आपका 3 महीने का, उसमें भी ये दिखाई देगा, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से, वॉर की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा जो रीजन है वो है आपका ऑयल वगैरह की तरफ से। एंड थर्ड रीज़न है यहाँ पे इन्वेस्टर्स का, कि जब अलग अलग कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, उनका जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो जब कोई चेंज लेके आता है अपने रेपो रेट्स वगैरह के अंदर, तो उसकी वजह से रूपी का यहाँ पे डेप्रीवेशन होते हुए दिखाई देता है। क्यों होता है रूपी का? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो इंडिया से भाग जाते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो आरबीआई उनको हैंडल कर रहा है। हालांकि अब हम देखें तो पिछले साल से आरबीआई ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को संभाला हुआ है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, उसकी वजह से हम रूपी का जो डेप्रीवेशन है उसको और नहीं होने दे रहे हैं। 1 साल से वो अनचेंज है, हमने उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। हालांकि बहुत सारी बीच में पेंडेमिक आ जाना, उसके बाद ये वॉर हो रहा है रशिया यूक्रेन का, उसके बाद जो वॉर हो रहा है गाजा इजराइल का, ये सब कुछ डिस्टर्ब करता है ग्लोबल जो फिनोमेना है उसको, ट्रेडिंग को, सब चीज़ को, लेकिन फिर भी इंडिया डटा हुआ है और इसी वजह से अभी भी आरबीआई जो है उसको पॉज लगाए हुए है। अभी तक कोई भी चेंज यहाँ पे हम आरबीआई की पॉलिसी के अंदर, रेपो चेंज के अंदर नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट फिर से इकोनॉमी के आज हम लास्ट आर्टिकल के ऊपर लास्ट पढ़ने वाले हैं। फिर से इसमें बताया गया कि कैसे हाई वेजिटेबल प्राइसेस में पुश अप रिटेल इन्फ्लेशन इन द नियर टर्म। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हम समझ लेते हैं। क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है वो आपकी होती है आरबीआई प्लस गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इसके अंदर 3 मेंबर ऐसे होंगे जो होंगे आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर यहाँ पर वो होंगे जो आपके देखे जाएंगे, देखिए 3 होंगे आरबीआई की तरफ से एंड 3 मेंबर आर फ्रॉम गवर्नमेंट। ऑल राइट, ये जो 6 मेंबर हैं ये एक साथ मिलकर यहाँ पे बनाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। अब इनको कम से कम साल में 3 बार मिलना होगा, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मतलब हर 2 महीने में भी मिल सकते हैं। 4 बार या 3 बार इनको मिनिमम मिलना होता है कि आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन ये 2-2 महीने में भी मिलते हैं। पेंडेमिक का टाइम था तो इन्होंने और शॉर्ट कर दिया था, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल मिलते थे। इनका काम क्या होता है? इस कमेटी का काम होता है इन्फ्लेशन रेट को 2 से लेके 6 के बीच में बनाए रखना, और सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है कि 4% की महंगाई हमेशा रहनी चाहिए ताकि ग्रोथ भी हो सके और जो आपकी इकोनॉमी है उस पर भी कोई नुकसान ना पड़े। तो इसी वजह से इस टारगेट के ऊपर इनको लाए रखना होता है। जब कभी लगातार 3 क्वार्टर से अगर आपका ये हो रहा है और ये इन्फ्लेशन रेट काबू में नहीं आ रहा है, जैसे 2 साल तक पेंडेमिक में हुआ भी, उस समय पे आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है 3 क्वार्टर, अब आप 3 क्वार्टर से लगाइए 9 महीने, राइट, 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ्स। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी को अपनी एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और वो रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ेगी गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट को इन्हें ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिस्कल कमेटी भी होती है। फिस्कल कमेटी जो होती है उसके हेड होती है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर, और ये जो मॉनेटरी कमेटी है इसके हेड होते हैं आपके, क्योंकि ये फिस्कल जो होती है ये बात करती है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज कितना है, गवर्नमेंट के ऊपर स्पेंडिंग कितनी की गई, गवर्नमेंट के ऊपर पैसा कितना आया, कंसोलिडेटेड फंड में कितना गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर उसका काम होता है संभालने का फाइनेंस मिनिस्टर का। और जो आपका कमेटी होती है वो होती है यहाँ पे
मॉनेटरी की वो अनराती आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, जो कि शक्तिकांता दास है फिलहाल। उससे पहले जो उर्जित पटेल थे, उन्होंने ये 2 से लेके 4 के बीच वाला अपना जो फॉर्मूला था वो महंगाई का बनाया था। 2016 के बाद से लगातार हम इसी पे डटे हुए हैं, क्योंकि यही हमारे इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट है। और यहीं पे आज हमारा जो आर्टिकल है वो ख़त्म हो जाता है कि आरबीआई यही बात कह रही है कि हाई वेजिटेबल के प्राइसेस अभी भी होंगे, और इसकी वजह से जो रिटेल का आपका वो होता है, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई होगी, वो शायद आगे बढ़ती हुई नज़र आ जाए। हालांकि अभी जो ये रिटेल है वो 5.5% पे आ चुका है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बिलो 6 है, 6 से नीचे है जो हमने टारगेट लगाया गया। हालांकि इसको भी हमें 4 पर लेके जाना है। तो ये आपकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी, आज का न्यूज़पेपर था। आई होप बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट। बहुत ही 170 दिन कुछ प्रीलिम्स के लिए बचे हुए हैं, तो लगे रहिए। थैंक यू।